हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया था अपना, और फर्स्ट पेपर में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट क्या है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है, कोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया था अच्छे से। जिसको अभी भी कोई डाउट हो तो वो दोबारा से मुझे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम, और उसके अलावा हमने फिर एनिमल डाइवर्सिटी की बात की थी कि किस किस टाइप के वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस परसेंटेज में इस अर्थ पर मिलते हैं, और उनकी इतनी अधिक नंबर्स में होना ही उनकी डाइवर्सिटी को शो करता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी इस अर्थ के ऊपर प्लांट्स केस बात कर लो चाहे एनिमल केस में बात कर लो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से हम उसको डायरेक्ट, हमें अपने स्टडी को इजी करने के लिए हम उसे क्लासीफाई करते हैं, ताकि सारी चीज़ों की क्लासिफिकेशन भी अच्छे से हो और सभी का डिस्क्रिप्शन भी ठीक हो पाए, और हम हर एक एनिमल के पास पास पहुंच पाएँ। और आपको पता है अभी भी इतनी जातियाँ और इतनी स्पीशीज़ हमारे पास हैं जो अनआइडेंटिफाई, और जिनका अभी तक कोई भी क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है, तो उन्हें ढूंढना बाकी है। तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। तो यही हमारी क्लासिफिकेशन की नीड थी कि वर्गीकरण क्यों करते हैं और उसका क्या उपयोग है, ये हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके अलावा हमने टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक की डेफिनेशन देखी थी। तो इन चीज़ों को आप बार बार रिपीट करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, तभी पॉसिबल होगा, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज का मेन टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी, कि प्रिंसिपल के हमारे पास क्या क्या आधार हैं या टैक्सोनॉमी के। तो सबसे पहली बात, हमने एक तो नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर करने के बाद किसका करना है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी जीव का जो हमें मिला हुआ है। ठीक है, फिर उसे हम क्लासीफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या होती है? टैक्सोनॉमी। मतलब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करना और नॉमेनक्लेचर करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। और ये सारा चीज़ें क्या कहलाती हैं? सिस्टमेटिक, जिसे हम वर्गीकरण विज्ञान भी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर करना एक यूनिक करते हो यूनिवर्सली, मतलब एक तो उसका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एक तो वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब आप ऐसा नाम दो जो जो अभी तक किसी को नहीं दिया गया हो। दूसरा, यूनिवर्सली, और वो ऐसा नाम हो जो पूरे अर्थ के ऊपर हर कहीं भी आप जाओ तो उसको उसी नाम से पुकारा जाए। तो हम, जैसे आपको पता है, जैसे हमारे पास मैंगो होता है ना, मैंगो फिर इंडिका उसका नाम होता है, या वीट होता है, या किसी राइस का जो भी बोटेनिकल नेम है वो एक पर्टिकुलर नेम है उसी नाम से। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो होमो सैम्पियंस सैम्पियंस, ये इसका जोलॉजिकल नेम है। अब आप कहीं भी पूरी अर्थ के किसी भी कोने में चले जाओगे तो आपको ह्यूमन का जो बेसिक नाम है वो उसी नाम से पुकारा जाएगा, राइट। उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना उसकी, और टैक्सोनॉमी के पहचान और वर्गीकृत, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रिंसिपल के आधार पर हम लेते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। तो इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको नोट करने वाली हैं, जैसे जोलॉजी। ये मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं कि जोलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल। मोलस्का का नामकरण किसने किया? कॉइन्ड बाय जॉनस्टोन। ये चीज़ें याद रख लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपसे पूछी जाती हैं। प्रोटोजोआ ल्यूवनहुक ने किया था, जैसे एग्जांपल है हाइड्रा। स्पीशीज़ जो वर्ड है वो किसने दिया था? जॉन रे ने। एकाइनोडर्मेटा जैकॉब क्लेन ने, JAWB, जैकॉब, सॉरी JACOB, जैकॉब क्लेन, KLEIN। उसके बाद मॉडर्न टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस ने दी थी। एनेलिडा वर्ड किसने दिया? लेमार्क ने। उसके बाद प्रोटोजोआ गोल्डफस ने। उसके बाद पॉरीफेरा रॉबर्ट ग्रांट ने। आर्थ्रोपोडा किसने दिया? वॉन सीबोल्ड ने। सिलेंडेटा किसने दिया? ल्यूकार्ट ने। प्लेटिलमंथीज किसने दिया? गीगन बोर ने, GEGEN, गीगन बोर। और एस्कल हेलमंथीज किसने दिया? ग्रोबन ने। तो ये सारी डिस्कवर जिसने जिसका नाम दिया उसके आगे साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। तो ये आप एक बार अच्छे ध्यान से उतार लें इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो हमारे पास उसने कहा कि इसके अंदर स्पीशीज़ आ गई, कुछ समानताएं और समूह बनते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं ना। ये क्वेश्चन अराइज हुए कि जातियाँ कहाँ से आई, क्या समानताएं थी, और ग्रुप्स कैसे बने।
तो इन सब को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो पहली बात कर लेते हैं हम स्पीशीज़ की। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़, इसके लिए जब जाति कैसे आई इसके लिए कुछ कंसेप्ट दिए गए, है ना, कुछ अवधारणाएं दी गई जो आप बुक्स में से देख लेना कि डिटेल में, अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना खास, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लें। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट, दूसरा था नॉर्मलिस्टिक स्पीशीज़ कंसेप्ट, और तीसरा था बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट। मतलब किसी ने आसपास के वातावरण के हिसाब से उनका नाम मतलब बात अपनी बोली, है ना, किसी ने नॉमेनक्लेचर के आधार पर और किसी ने बायोलॉजिकल कंडीशन के बेसिस पर। तो आगे हम बात करते हैं, कुछ थे की कैरेक्टर्स जो मेन बातें थी। तो पहला आता है आपका सिस्टमेटिक, द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उन्होंने पहले ही बात कर ली है कि अध्ययन करना और किसका, आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जीवों के बीच में जो रिलेशनशिप है, और पहले तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करना और आपस में जीवों के रिलेशनशिप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक। अपना टैक्सोनॉमी की भी बात कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव जीव का पहले तो हमने उसकी पहचान करना, फिर उसका नामकरण देना उसको, फिर इसे वर्गीकृत करना। बायोलॉजी की जिस ब्रांच में इसकी डीलिंग होती है उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, टैक्सोनॉमी। और ये किसने दी थी, क्वाइंड बाय, इसका नामकरण क्वाइंड, COINED, क्वाइंड मतलब नामकरण देना, किसके द्वारा, APD कैंडोल। कब दी थी, 1813 के अंदर। बात सही आ गई। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के अंदर, वर्गीकरण के अंदर हमारे पास कौन कौन से ग्रुप है, राइट। तो 6 मेन टैक्सा हमारे पास, मेनली कितने, हमारे पास 3 मेन टैक्सा हैं। क्लियर हो रही बात, हमारे पास कितने, 3 मेन, सॉरी 6 मेन, 6 हमारे पास मेन टैक्सा हैं। ये T है टैक्सा, और ये X, कितने हमारे पास, हमारे पास 3 मेन, 6 जो है वो मेन टैक्सा है। टैक्सा किसको बोलते हैं, टैक्सा एक्चुअल में ग्रुप को कहा जाता है। जैसे ये फाइलम है, तो ये देखिए सबसे पहले आया फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो हमारे पास क्या हुआ, 6 मेन टैक्सा है, जिसमें से पहला है फाइलम, और यहाँ आप देख सकते हो फाइलम, यहाँ मैंने लिखा है ऑब्लिक डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। कोई आपसे पूछ सकता है इसके अंदर कि क्लासिफिकेशन की सबसे मेन यूनिट कौन सी होती है और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, स्पीशीज़। इस बात को आप याद रखना। और ये जो ऑर्डर है नीचे से ऊपर की तरफ, उस ऑर्डर को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। तो ये अवरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे, ग्रुप्स का जो साइज़ है वो बड़ा होता चला जाएगा। स्पीशीज़ का जो साइज़ है वो सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा जीनस का, जीनस से ऊपर फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, क्लास, फाइलम। एक बात और याद रखना, जब आप प्रैक्टिकल की फाइल बनाओगे तो उस टाइम भी आपने सिर्फ 4 मेन चीज़ें याद रखनी है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। बाकी चीज़ें याद रखने वाली नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। स्पीशीज तो याद रहती है क्योंकि नाम तो पूरा लिखना ही होता है, जूलॉजिकल नेम। तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। अब डिवीज़न का मतलब क्या है, फाइलम जो वर्ड है इसका यूज़ आप सिर्फ कब करते हो, जब आप एनिमल्स की बात कर रहे हो, और डिवीज़न वर्ड आप जब यूज़ करते हो फाइलम की जगह पर डिवीज़न लिखोगे जब आप बॉटनी की बात करोगे। बॉटनी में डिवीज़न वर्ड यूज़ होता है और जूलॉजी के अंदर फाइलम वर्ड यूज़ होता है, राइट। बात समझ आ गई, इतनी सी बात आपको समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम कुछ सफिक्स का ध्यान देख लेते हैं। सफिक्स का मतलब क्या होता है, सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड की जो एंड साइड होती है, लास्ट साइड, वहाँ पर कुछ हलंत, जैसे आप देखते हो ना हिंदी के शब्दों में हलंत लगाते हैं, वैसे ही जो आपकी जो क्लासिफिकेशन के जो वर्ड्स होते हैं उनकी सफिक्स में कुछ मेन स्पेसिफिक एंडिंग लगी होती है जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। जैसे फाइलम है, फाइलम जो भी फाइलम होगा उसकी लास्ट में क्या लगेगा, फाइटा। सब फाइलम में क्या लगा, फाइटीना। क्लास की लास्ट वर्ड में क्या होगा, ऑप्सिडा। सब क्लास में आईडी, ऑर्डर में एल्स, फैमिली में एसी, सब फैमिली में ओडीई, ट्राइब में एई, और सब ट्राइब में इनेई। तो ये चीज़ें आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है,
लेकिन आपने इसको याद रखना है कि सफिक्स हमारे पास है ज़ूलॉजी के केस में फाइलम में फाइटा, जैसे और जो हमारे पास फाइलम आ गया, फिर सब फाइलम में फाइटिना, क्लास ऑप्सिडा, सब क्लास आईडी, ऑर्डर एल्स, फैमिली एसी, सब फैमिली ओडीई, ट्राइब एई और सब ट्राइब इनई। और लास्ट क्लास के अंदर हमने बात कर ही ली थी कि सिग्निफिकेंस के हमें उपयोग क्या है क्लासिफिकेशन का। नंबर एक पहला सबसे पहले था कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। क्लासिफिकेशन हमें क्या हेल्प करती है, हमारी अध्ययन में सहायता करती है, आसानी हो जाती है। अगर हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करेंगे तो स्टडी में बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ द एफिनिटी एंड रिलेशनशिप, हमें उनकी आपस में, जीवों का आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, इस बात के बारे में भी हमें क्लासिफिकेशन से पता लग जाता है। नॉलेज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का सीक्वेंस क्या रहा, इस बात की नॉलेज भी हमें क्लासिफिकेशन से होती है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द कनेक्टिव लिंक्स ट्रांजिस्ट्री स्टेट बिटवीन दी ग्रुप्स, और इसके अलावा हमें कनेक्टिव लिंक्स का पता लगता है ट्रांजिस्ट्री स्टेट दो स्टेटों के बीच में, कौन एक दूसरे, मतलब जैसे माना दो फाइलम है और उन दोनों फाइलम को जोड़ने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उस लिंक के बारे में हमें पता लग जाता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ अडेप्टेशन के बारे में, उनकी अनुकूलताओं के बारे में, कि उन जीवों के अंदर किसी ग्रुप की, जैसे आपको पता है कि जैसे इंसेक्ट वाला ग्रुप है, इंसेक्ट में कौन आते हैं, इंसेक्ट में सिर्फ कीट आएंगे जिनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स हो, यही बात है। मेन इंसेक्ट कैटेगरी में कौन आता है, जिनके अंदर आपको, चाहे आप बीज की बात कर लो, चाहे आप हनी बी की बात कर लो, चाहे डोमेस्टिक आपकी जो फ्लीज होती है, मक्खी जो घर वाली मक्खी होती है, उसमें भी 3 जोड़ी पैर होते हैं, तो वो उनका मेन बेसिक अडेप्टेशन है ना। उसके बाद नॉलेज ऑफ फाइलोजिनी, ये भी हमें क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि फाइलोजिनी मतलब फाइलोजिनी को बोलता है कॉमन एंसेस्टर, उनका एवोल्यूशन किस कॉमन एंसेस्टर से हुआ, कौन सा उनका कॉमन पूर्वज है। तो ये सारी चीज़ें पता हमें कहाँ से लगती हैं, क्लासिफिकेशन से। इतनी बातें समझ आ गई, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन है, जो नॉर्मल तरीके से स्टार्टिंग में बनाई गई थी, जो अब इतनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे, इसलिए हमसे पारंपरिक, ट्रेडिशनल का मतलब जो पारंपरिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का जो सिस्टम है लिविंग थिंग्स का, वो क्या क्या है। हमने 2 टाइप से, स्टार्टिंग में क्या हुआ, 2 तरीके से हमने क्लासिफिकेशन की। पहला आ गया प्लांट किंगडम और दूसरा आ गया एनिमल किंगडम। ठीक, जो प्लांट किंगडम था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो थैलोफाइटा, दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। और जो एनिमल किंगडम था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेट्स। तो ये प्रारंभिक थी जिसमें हमने इनको डायरेक्ट तरीके से ही बांट दिया। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी जीवों की, उसे हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो जो आपके प्लांट किंगडम में और दूसरा एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के अंदर। लेकिन प्लांट किंगडम को फर्दर हमने फिर से डिवाइड किया थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा के अंदर, और एनिमल किंगडम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के अंदर। ये क्लियर होगी बात। ये स्टार्टिंग वाली सिस्टम था जिसके अंतर्गत हमने इसको ऐसे बांट दिया, राइट। चलिए आगे हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। जो हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मेन अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आगे हमारी नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है अब, वो है कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ द 5 किंगडम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह हर बार आपको, या तो आपकी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे या फिर आपके जो मेन एग्ज़ाम होंगे, उनमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम ये है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको लाने के लिए, पहले देख लेते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। कहता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पर डिवाइड किया गया। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमारे पास 2 ही सिस्टम थे, एक प्लांट और एनिमल किंगडम। सिंपल सी बात है, मतलब जो पुराने साइंटिस्ट थे जिनके पास इतना नॉलेज नहीं था, उन्होंने क्या किया, उनको जो दिखाई दिया उस टाइम में, उन्होंने क्या दिखाई दिया कि सिर्फ इस अर्थ के ऊपर प्लांट है और एनिमल है। किस टाइप के, उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, उन्होंने देखा कि एक प्लांट है और दूसरा एनिमल है। तो उन्होंने पूरे जो हमारे अर्थ के ऊपर किंगडम था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल किंगडम। बट मैनी अदर क्वेश्चन अराइज, लेकिन कुछ इस जो उन्होंने ऐसा किया, कुछ क्वेश्चन अराइज हो गए। क्या क्वेश्चन उत्पन्न हुए और वो प्रॉब्लम्स क्या आई हमारे सामने। पहली प्रॉब्लम आई, ए सेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल आर इंटररिलेटेड। उन्होंने कहा जो प्लांट
ए सेलुलर थे, ए सेलुलर यानी कि अकोशिकीय है ना, या यूनिसेलुलर है ना, जो अकोशिकीय थे, एक कोशिका से बने हुए, और एनिमल आर इंटररिलेटेड। जितने भी ऐसे प्लांट और एनिमल्स जो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका से मिलकर बने हुए थे, ए सेलुलर थे, वो आपस में इंटररिलेटेड थे। जबकि ऊपर बोला गया कि सिर्फ दो चीज़ें मिल रही हैं, या तो प्लांट या एनिमल, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड थे। कैसे? यूग्लिना की वजह से। फॉर एग्जांपल यूग्लिना। अब यूग्लिना क्यों ऐसा एग्जांपल है? क्योंकि यूग्लिना के अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, फ्लैजेलम भी यहाँ प्रेजेंट है। सम स्पीशीज ऑफ द यूग्लिना रेसिप्रोकल ऑफ ऑल, और कुछ यूग्लिना की ऐसी स्पीशीज जिनमें ये सारी चीज़ें उल्टी होती हैं, जो है भी, और कुछ स्पीशीज में ऐसा नहीं होता। अब सेल वॉल आपको पता है कि क्या, सेल वॉल जो होती है वो कहाँ नहीं होती, एनिमल में कभी नहीं मिलती। क्लोरोफिल एनिमल में कभी नहीं होता, फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में कभी नहीं होती, और फ्लैजेलम भी एनिमल में नहीं मिलता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें थी जो प्लांट की कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, और कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ें तो दोनों में नहीं आनी, मतलब किसी में भी नहीं आ सकती, ना तो वो प्लांट में आप उसे काउंट कर सकते हो, ना ही एनिमल में। लेकिन पिछले साइंटिस्ट ने उनको बताया ही नहीं कि ये किस में नहीं आएंगे। दूसरा क्या आया, बैक्टीरिया। ब्लू एंड ग्रीन एल्गी स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, बट इंक्लूडेड इन द प्लांट्स। जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया को किस में इंक्लूड किया, प्लांट्स के अंदर। जबकि बैक्टीरिया जो थे वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट थे प्लांट और एनिमल से। अब आपको पता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ना तो वो प्लांट में काउंट होते हैं ना एनिमल में। लेकिन उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको कहाँ काउंट किया, प्लांट के अंदर। तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई आप कैसे डिवाइडेशन कर रहे हो, आप एनिमल और प्लांट सिर्फ दो ही बना रहे हो, जबकि हमारे पास तो कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में नहीं आ रहे, या फिर वो दोनों के करेक्टर शो कर रहे हैं कि वो प्लांट में भी आ सकते हैं और एनिमल में, तब उनको कहाँ रखोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आगे फंजाई। अब फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, बट इंक्लूड इन दी प्लांट किंगडम। और उन साइंटिस्ट ने क्या कि अब प्लांट में तो वही आएंगे ना जिनमें फोटोसिंथेसिस हो, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनको कहाँ काउंट किया, प्लांट किंगडम के अंदर, राइट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कार्नेल यूनिवर्सिटी, बहुत जब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम समस्या हमारे सामने आई, तो कोई बहुत लंबे समय के बाद एक यूनिवर्सिटी थी कार्नेल, क्या नाम था उसका, कार्नेल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट एच वाइटेकर। कौन थे? रॉबर्ट एच वाइटेकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, और उस कंसेप्ट का नाम क्या था हमारे पास, उस कंसेप्ट का नाम था कंसेप्ट ऑफ फाइव किंगडम स्कीम। ये कंसेप्ट दिया गया, कंसेप्ट ऑफ फाइव किंगडम स्कीम किसने दिया, रॉबर्ट एच वाइटेकर ने। ठीक, और इसे बाद में मॉडिफाइड किसने किया था, लिन मार्गुलिस ने। इसे बाद में मॉडिफाइड किसने किया, लाइन मार्गुलिस ने, राइट। तो ये क्या नाम था इस कंसेप्ट का नाम, फाइव किंगडम स्कीम। तो ये जो फाइव किंगडम स्कीम थी, या कंसेप्ट ऑफ फाइव किंगडम था, ये किसने दिया था, ये आपसे एक नंबर में पूछा सकता, 1.5 नंबर में, रॉबर्ट एच वाइटेकर ने। बात क्लियर होगी, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मेन 3 बेसिस ऑफ दिस स्कीम। ये जो स्कीम थी इसकी 3 मेन बातें थी। पहली बात थी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दूसरा ए सेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल, और तीसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये 3 बातों को लेकर इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म थे उनको डिवाइड किया, और उस बात पर इन्होंने कंसेप्ट ऑफ फाइव किंगडम, मतलब कि 5 जंतु जगत बांटे इन्होंने। पहले तो जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ 2 ही दिए, और वो किस बेस पर दिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये देखो पीछे अभी हमने बात की थी कि जो कंसेप्ट ऑफ फैक्टरिज्म हमने जब स्टार्ट किया था, बात की थी, सबसे पहले साइंटिस्ट ने प्लांट और एनिमल ही बांटे कि 2 किंगडम होते हैं अर्थ के ऊपर, और तीसरा कोई किंगडम ही नहीं है। और उन्होंने ये बात किस आधार पर बोली, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर, कि जो हमारे पास द्विनाम पद्धति वाला जो नामकरण पद्धति होती है उसके आधार पर ही कहा कि सिर्फ प्लांट हो सकते हैं धरती पर, और एनिमल, और कोई दूसरी तीसरी कोई चीज़ ही नहीं होती। लेकिन आगे जब ये कंसेप्ट दिया गया, फाइव किंगडम स्कीम किसने दिया, रॉबर्ट एच वाइटेकर ने दिया। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने 3 बातों को मेनली माना। पहले तो आप काउंट करो कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा नंबर बोला, जब ये डिसाइड हो जाए कि वो प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, आप ये बात को डिसाइड करो कि वो ए सेलुलर है या मल्टी सेलुलर, मतलब वो जो जीव है वो एक कोशिका से मिलकर बनता है या मल्टी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और तीसरी बात आपने ये देखनी है कि उसका न्यूट्रिशन कैसा है। बात समझ आ गई? उसके मतलब न्यूट्रिशन में आपने देखना कि या वो फोटोसिंथेसिस करता है, या वो एब्जॉर्प्शन करता है, या वो इंजेक्शन करता है, INGESTION।
क्लियर होगी बात। उसने कहा उसके न्यूट्रिशन के अपना टाइप प्रकार देखना है कि वो जो जीव है वो क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है या एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वो पैरासाइट है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है डायरेक्ट, या वो इंजेक्शन करता है मतलब अंदर ले जाकर किन्हीं चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। राइट, बात क्लियर होगी। तो वो कहता है इस स्कीम से क्या पता लगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम जब हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की तो हमें पता चला कि जो मुनेरा है, एक ग्रुप मुनेरा है, वो क्या करता है, एवोल्यूट प्रोटिस्टा। मुनेरा से कौन बना, प्रोटिस्टा। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि जब आपने ये तीनों चीज़ों को लेकर आधार बनाया तो उस आधार बनाने से आपको ये पता लगा कि मुनेरा से किसका एवोल्यूशन हुआ है, प्रोटिस्टा का। किसका उत्प्रेरण हुआ है, प्रोटिस्टा का। राइट, ये ग्रुप है रहे थे हम। तो हमारा जो 5 किंगडम स्कीम है उसे आगे हमने फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया, हमारे रॉबर्ट एच वाइट टेकर ने। और ये 5 जो हमने डिवीज़न किए हैं किंगडम के, वो किन मेन बातों पर बेसिस पर किया है। पहला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, देन दूसरा था हमारा ए सेलुलर मल्टी सेलुलर, और तीसरा था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इस बात पर हमने आगे 5 डिवीज़न की। तो 5 में पहला कौन आता है, मोनेरा। दूसरा कौन आएगा, प्रोटिस्टा। ये रट लेना, ये पांचों ग्रुप। पहला आएगा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटेई, चौथा फंजाई, और लास्ट है एनिमीलिया। ये ग्रुप है। तो मतलब पहले स्टार्टिंग में साइंटिस्ट क्या मान रहे थे, पहले साइंटिस्ट मान रहे थे कि सिर्फ हमारे पास 2 ही हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बाद में पता लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो दोनों में मिल रही हैं, कुछ दोनों में भी बिलोंग नहीं करती, है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, फिर बाद में जो साइंटिस्ट आए हमारे पास, रॉबर्ट एच वाइटेकर, उन्होंने क्या किया, इसे 5 किंगडम में कन्वर्ट किया और एक कंसेप्ट दिया 5 किंगडम स्कीम, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं पंच जगत परिकल्पना। तो जिसमें से पहला जो ग्रुप आया, पहला जो किंगडम आया, मुनेरा। मुनेरा में कौन कौन आएंगे अब, कहता है मुनेरा के अंदर हमने डाले सारे के सारे बैक्टीरिया प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी जो सबसे अलग थे। सबसे बड़ी बात, एब्सेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनील। इनके अंदर सेल ऑर्गेनील जो 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 कोशिकांग होते हैं, किसी भी जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो उसके कोशिकांग होते हैं, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी जितनी अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं, प्लास्टिड, ये कुछ भी नहीं है इनके अंदर एब्सेंस होती है इन चीज़ों की। दूसरा, इनमें न्यूक्लियर केंद्र का झिल्ली नहीं मिलती। डीएनए इसमें पूरी की पूरी सेल में फैला होता है, उसके साइटोप्लाज्म में। राइट, और इसीलिए जो मोनेरा के जो सेल है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। अब आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए ना। मैं ये नहीं समझाऊंगा आपको, है ना। ये चीज़ें आपने प्लस 2 में पढ़ी हुई हैं कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। मेनली डिफरेंस क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनवलप वेल उसके अंदर इनक्लोज होता है सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, जो उसका सारा जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ होगा, उसके पूरे ओपनली फैला होता है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म। और जहाँ पर वो स्पेसिफिकली आपको साइटोप्लाज्म में जिस एरिया में मिले उस एरिया को फिर क्या बोलने लग पड़ते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो कहते हैं कि इसलिए हम मुनेरा में जो जितने भी कैटेगरी जो आपको मिल रही है ऑर्गेनिज्म की, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल में काउंट करते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, माइटोटिक डिवीजन एब्सेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम नहीं होते। अब आपको पता है क्रोमोसोम तो वहीं होंगे जहाँ पर वेल डेवलप क्या हो, न्यूक्लियस हो। तो यहाँ क्रोमोसोम होते नहीं है, इसलिए यहाँ माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा, एब्सेंट होगा। जो सेक्सुअल डिवीजन है वो भी एब्सेंट रहेगा। सबसे पहले ये जो मुनेरा वर्ड है किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। इस मुनेरा के अंदर फॉसिल्स भी आते हैं, इंक्लूडेड। फॉसिल आर ऑल्सो इंक्लूडेड, इसके अंदर हम फॉसिल्स को भी काउंट करते हैं। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज से नहीं बनी होती, बल्कि किसकी बनी होगी, पॉलीसैक या पेप्टाइड। ये कट गया, इसको लिख लेना। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर सेलुलोज की नहीं बनी होती, वो किसकी बनी होती है, म्यूरीन, जो एक क्या है, पॉलीसेकेराइड या पेप्टाइड होता है। राइट, आगे दूसरी बात, बैक्टीरिया आर नॉट यूज ऑफ द CO2 एंड वाटर। ये H2O है, गलत लिख दिया मैंने, इसको सही कर लेना आप। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, वो CO2 और H2O का यूज़ नहीं करता, ठीक। इसलिए इनके अंदर जो रेस्पिरेशन, जो श्वसन होता है, उसे हम कहते हैं एनारोबिक। ऑक्सीकरण है ना, एनऑक्सीकरण। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सारे के सारे कौन आएंगे, एक कोशिकीय आएंगे, और वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक सेल वाले। प्लांट, ये तो नाम से पता चल रहा है कि प्लांट, सारे के सारे प्लांट। ये कैसे होते हैं, मोशनलेस, जो चल फिर नहीं सकते। मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल इनकी यूकैरियोटिक होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और इसमें 3 प्रकार की एल्गी आ सकती है। कौन कौन सी एल्गी भी आपको पता है, 3 टाइप की होती है, रोटोफाइटा, रेड एल्गी जिसे कहते हैं, फियोफाइटा, ब्राउन एल्गी जिसे आप कहते हैं, और क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी। तो उसके अलावा कौन कौन आएंगे, मॉस, लिवरवर्ट,
मोनोकॉट, डाइकॉट और वेस्कुलर प्लांट्स। मॉस और जो लिवरवर्ट्स होते हैं, ये किसके आगे बाइफर्केशंस होती हैं, ये किसकी होती है, ब्रायोफाइटा की, राइट। तो मॉस और लिवरवर्ट और मोनोकॉट, डाइकॉट और वेस्कुलर प्लांट्स, तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे, प्लांटेई के अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है अपना फंजाई। ये फंजाई हमारा किंगडम है। ये इसमें क्या होता है, सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट होती है लेकिन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहेगा। ऑटोट्रॉफिक ये नहीं करते। इनका कैसा होता है न्यूट्रिशन, हिटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद बनाए, कैसे, सन की लाइट की प्रेजेंस में। और हिटोट्रॉफिक जो दूसरों पर डिपेंड करें या दूसरों से लें या कैसे भी। और कैसे करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं और यूज़ एंजाइम फॉर द एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन। और एंजाइम का यूज़ करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए और उसे पचाने के लिए। भोजन को पहले एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषण और पाचन, इनके लिए क्या करते हैं, एंजाइम का यूज़ करते हैं इसके लिए। और इनके ऊपर किसका यूज़ करते हैं, माइसीलियम का यूज़ करते हैं इसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट। लास्ट इसमें जो हमारा किंगडम आता है उसका नाम है एनिमेलिया। क्या नाम है, एनिमेलिया। इसके अंदर एनिमेलिया कैटेगरी के अंदर सारे के सारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे कि प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सारे आ जाएंगे, क्योंकि प्रोटोजोआ आपको पता है एक कोश की जीव है। ऑल एनिमल्स आर इंक्लूड, बाकी सारे के सारे इसमें क्या आ जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। तो इसमें 3 आपको मेन बेसिक ग्रुप्स मिलेंगे, एग्नोथोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। एग्नोथोजोआ के अंदर मिजोजोआ आता है, सारे के सारे ये पैरासाइट कैटेगरी के होते हैं। पैराजोआ के अंदर पॉरीफेरा लाइक ऑर्गेनिज्म आएंगे। पॉरीफेरा में वो जीव आते हैं जिनकी बॉडी में आपको छिद्र मिले। तो यहाँ पर टिश्यू टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलना शुरू हो जाएगी। और बॉडी कैसे होगी, डिप्लोब्लास्टिक। टिश्यू टाइप मतलब इसके अंदर ऊतक वाली जो संगठन है ना, वो देखने को मिलेगा। मतलब बॉडी के अंदर आपको टिश्यू या ऊतक बने हुए भी दिखाई देंगे। और बॉडी कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब तो जहाँ पर आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिले। वैसे 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, उनके बीच में होती है मीजो लेयर। लेकिन यहाँ पर आपको ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ना होगा, कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक। तीसरा है यूमेटोजोआ। इस कैटेगरी के अंदर सारे के सारे हायर एनिमल्स आएंगे। बात क्लियर होगी, सारे के सारे हायर एनिमल्स आएंगे। तो आपने देख लिया हमारे पास 5 मेन ग्रुप है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। मोनेरा जो बहुत माइक्रोस्कोपिक है, प्रोटिस्टा थोड़े से बड़े हैं, फंजाई इस शेप में मिलेंगे, प्लांटेई जो प्लांट्स के शेप में होंगे, और एनिमल्स में जैसे बटरफ्लाई और ये सारी चीज़ें एनिमल कैटेगरी में आ जाएंगी, राइट। ये मैंने डायरेक्ट छोटे छोटे डायग्राम बनाए ताकि आपको एक माइंड में सेटअप रहे कि इनमें क्या डिफरेंस। तो ये 5 किंगडम स्कीम है हमारी, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया आते हैं। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप हमारा नेक्स्ट आ गया कि हमारी क्लासिफिकेशन के आधार क्या है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पिछला वाला मेन टॉपिक था हमारा, पहले आया हमारा कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम। अब हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हमारे जंतुओं को वर्गीकृत करने का आधार क्या है। सबसे पहले बड़ी बात, इक्वल एंड सिमिलर आर इंक्लूडेड आर वन फाइलम। जो इक्वल है, एक जैसे हैं और सिमिलर है और समान है, उनको हम क्या करेंगे, एक फाइलम में, एक संघ के अंदर रखेंगे। दूसरा आधार क्या है, क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ना हो। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आप वर्गीकरण कर रहे हो वो आर्टिफिशियल ना हो, बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए और मेन होनी चाहिए। तीसरा, मोनोफाइलेटिक सदस्य होने चाहिए। मतलब अगर आपके जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, मोनोफाइलेटिक। फाइलेटिक का मतलब जिनका एवोल्यूशन, जिनका उद विकास कहाँ से हुआ हो, एक ही एनिमल से हुआ हो, उनको आप एक ही संघ के अंदर रखेंगे, एक ही फाइलम के अंदर रखेंगे। तीसरा, जो भी आप डिफरेंशिएट फैक्टर्स ले रहे हो, विभाजक लक्षण जो ले रहे हो, उनका चुनाव आप सही ढंग से करें। मतलब जिन जिन फैक्टर्स को आप ले रहे हो कि भाई ये 2 एनिमल हैं और ये इनमें ये बातें अलग अलग मैटर करती हैं, अलग अलग चीज़ें इनके अंदर हैं, तो वो आपके पास प्रॉपर वे में सही होनी चाहिए, ठीक। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं, लक्षण वो कौन कौन से हैं। पहला लक्षण है आपके पास, पहला फैक्टर है नंबर ऑफ सेल। सबसे पहले बात तो आप ये काउंट करें कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है वो ऑर्गेनिज्म। दूसरे हमने क्या देखेंगे क्लासिफिकेशन के लिए, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके अंदर संगठन की कोटि क्या है, क्या वो सेल से बना है या क्या वो ऊतक से बने हुए हैं, क्या वो ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं, या वो एक पूरी कंप्लीट बॉडी है। तो ये चीज़ को अपने पहले चेक करना है। फिर उनके अंदर सिमिट्री कैसे मिल रही है, क्या वो रेडियल सिमिट्री है ना, अरीय समिति है या गोलाकार समिति है, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। ये हम सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट उसमें आगे देखना है एब्सेंस, प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ सीलोम। क्या किसी के अंदर गुहा, देह गुहा जिसे आप कहते हो, सीलोम, वो मिल रही है। पहले तो आप ये चेक करें है या नहीं है, और है तो वो किस प्रकार की है, टाइप कौन सा है उसका।
5वां पॉइंट है सेगमेंटेशन। आप उसके अंदर क्या देखोगे? सेगमेंटेशन, हिंदी में कहते हैं खंडी भवन। आपने चेक करना है क्या उसके बॉडी के अंदर खंड या सेगमेंट पाए जा रहे हैं। और लास्ट हमने देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी में से, एम्ब्रियोजिनी, यानी कि भ्रूणोद्भव या भ्रूणीय परिवर्धन कैसे हो रहा है उसके अंदर। तो ये 6 के 6 पॉइंट हमने देखने हैं और इन 6 पॉइंट्स के आधार पर आप किसी एनिमल को उठाकर एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डालोगे, राइट। जैसे हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, फाइलम होते हैं, क्लास होती है, ऑर्डर होते हैं, जीनस होते हैं। तो कौन से एनिमल, आपको क्या पता है कौन से एनिमल को किस में डालना है। तो सभी कैटेगरी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आपने उन विशेषताओं को चेक करना कि क्या इस एनिमल के अंदर वो चीज़ें मिल रही हैं। और अगर आपको वो चीज़ें मिले तो आपको उन चीज़ों को, पहले तो इन चीज़ों को देखो, चेक करो और फिर उसके अकॉर्डिंग उस एनिमल को वहाँ डाल दो, उस ग्रुप के अंदर डाल दो। क्लियर होगी बात? तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं हम क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए और फटाफट अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।